Good morning to all of you. Now today we'll discuss some important questions based on NEET, AIPMT, etc. of chemical bonding. Now the first question is ionic bond are usually formed by combination of elements with. जो आयनिक बॉन्ड हैं वो कैसे एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, इसमें इन्होंने चार ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दूसरा है लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तीसरा है हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और चौथा है लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो जब मैं ये पढ़ा रहा था आप लोगों को तो मैंने बताया था कि आयनिक बॉन्ड, अब यहाँ पे 2-3 बातें होंगी जो कि आप लोग बहुत सही से सीखें। आयनिक बॉन्ड्स जो हैं वो जनरली फॉर्म्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड जनरली फॉर्म्ड होते हैं अपोजिट नेचर के एलिमेंट के बीच में, अपोजिट नेचर के एलिमेंट के बीच में, एलिमेंट विद अपोजिट नेचर। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि आयनिक बॉन्ड कहाँ फॉर्म हो रहे हैं, नाउ यू सिंपली से दैट आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड द एलिमेंट विद अपोजिट नेचर, मीन्स एक कैटायन है तो दूसरा एनायन होना चाहिए, और अगर एक मेटल है तो दूसरा नॉन मेटल होना चाहिए। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड बनेगा, कैटायन और एनायन के बीच में आयनिक बॉन्ड बनेगा। लेकिन उन्होंने ये ऑप्शन नहीं दिए हैं, उन्होंने कहा है हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ऐसे उन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं। तो मैं जब आप लोगों को पढ़ा रहा था बॉर्न-हैबर साइकिल, तो बॉर्न-हैबर साइकिल में मैंने बताया था आपको कि अगर आपको आयनिक बॉन्ड बनवाना है तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू को लो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लो, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, और अगर ये एब्जॉर्ब होगी तो सिस्टम कैसा हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू को लो होना पड़ेगा, और दूसरा है बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू को हाई होना पड़ेगा। क्यों प्यारे बच्चों? आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, और जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो बहुत खतरनाक होती है, वो सिस्टम को अनस्टेबल कर देती है। तो अगर आप चाहते हो कि एक बेटर आयनिक बॉन्ड बने, फॉर अ फॉर्मेशन ऑफ बेटर आयनिक बॉन्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल मस्ट बी लो एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक रिलीज एनर्जी है तो उसकी वैल्यू हाई होनी चाहिए। इसी के साथ में एक और होता है लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी भी एक रिलीज एनर्जी है। तो यहाँ पर थर्ड जो कि इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है, लैटिस एनर्जी की वैल्यू भी हाई होनी चाहिए। द वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी इज मस्ट बी हाई। तो अब मैंने क्या देख लिया कि अगर कभी भी आपको आयोनिक बॉन्ड बनाना है तो आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको आयोनाइजेशन पोटेंशियल लो करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई करनी पड़ेगी। कभी कभी आ जाता है इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, वो भी वही है, ठीक है। फिर लैटिस एनर्जी की वैल्यू को भी ये हाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से मेरा ये पहला क्वेश्चन हो गया। CBSE 2000 में आया था AIPMT में। तो सबसे पहले तो हम करते हैं डिस्कस किसे? द बॉन्ड फॉर्म्ड इन क्रिस्टल बाय एनायन एंड कैटायन। एनायनिक और कैटायनिक क्रिस्टल्स के बीच में किस तरह के बॉन्ड अगर आपसे पूछा जाए बनते हैं। सबसे पहली बात इन्होंने बोला है, मैं सलूशन देता हूँ इसका, कि एनायनिक एंड कैटायनिक क्रिस्टल की अगर बात की जाएगी तो एनायनिक और कैटायनिक क्रिस्टल का मतलब होता है सॉलिड, और जहाँ पे सॉलिड का फॉर्मेशन होता है, सॉलिड का मतलब लैटिस भी बोल सकते हैं आप, तो जहाँ पे सॉलिड या लैटिस का फॉर्मेशन होता है वहाँ पे सिर्फ एक बॉन्ड बनता है, उसका नाम है आयोनिक बॉन्ड। एनायनिक और कैटायनिक अभी बोला मैंने ना, 2 अपोजिट नेचर के लोग के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, अपोजिट नेचर, ठीक है। अगर एक ड्वार्फ है और एक बहुत लार्ज है, उनके बीच में बॉन्ड बनाओगे तो कौन सा बॉन्ड होगा? आयनिक बॉन्ड, ठीक है। मेटल नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड, कैटायन एनायन के बीच में आयनिक बॉन्ड, टॉप मोस्ट स्पीसीज और लोअर मोस्ट स्पीसीज के बीच में बॉन्ड एनायनिक बॉन्ड। तो इनके बीच में जो बॉन्ड होगा, आंख बंद करके बोल दें आप एनायनिक बॉन्ड, और इस तरीके से आप फिर एक क्वेश्चन AIPMT 2000 का सही करते हैं और 4 मार्क्स मिलेंगे आपको। दूसरा क्वेश्चन जो है उसको करने के लिए उसके पहले ऑप्शन देखने पड़ेंगे।
थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे। हाँ बेटा, तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पढ़िए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके वहाँ AIPMT 2015। तो देखो, द स्पीसीज आर्गन पोटेशियम एंड कैल्शियम +2 कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आर्गन के पास, आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 18, पोटेशियम का 19, ठीक है, K प्लस है लेकिन ये, एंड कैल्शियम +2 कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच ऑर्डर डू देयर रेडाई इंक्रीजेस। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखिए जरा गौर से। इधर देखो बेटा, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, यानी कि 20 प्रोटॉन होंगे, 20 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसमें +2 कर दिया गया, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? 18। पोटेशियम 19 में से एक चला गया, 18। ऑर्गन नॉर्मली 18, ये 18 है। तो ऐसी स्पीसीज, पहली बात तो यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट मिलते हैं। आपको पूछेगा क्या ये तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं? तो हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। तो एक अच्छा क्वेश्चन यही आता है, आइडेंटिफाई विच पेयर इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम इन ऑल द पैचेस, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम है सारे पैचेस में तो उसे हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जरा गौर से देखो बेटा, कैल्शियम, पोटेशियम और आर्गन आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। इसके पास भी इलेक्ट्रॉन 18, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन 18, आर्गन के पास भी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चों? 18। प्रोटॉन, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, यानी 20 प्रोटॉन होंगे। प्रोटॉन कोई ले नहीं सकता है। प्रोटॉन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी है, और अगर न्यूक्लियस को छेड़ोगे तो पूरा का पूरा एटम ही डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोटॉन, कैल्शियम के पास 20, पोटेशियम के पास 19, आर्गन के पास 18। अगर दुर्भाग्यवश आपका पाला पड़ गया है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज से, तो उनके रेडियस का ऑर्डर होता है, आयनिक रेडाई डिपेंड करती है 1/Z/Q, Z/E पे, ठीक है। तो कैल्शियम के लिए Z/E निकाला, कैल्शियम का Z कितना है? 20, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18, कितना है बेटा? 1.11, ठीक है। और इसके लिए निकाला पोटेशियम प्लस के लिए 19/18, 1.05। आर्गन के लिए निकाला 18/18, 1। तो यहाँ से आयनिक रेडाई डिपेंड करता है 1/ZQ पे। तो सबसे ज़्यादा Z/Q की वैल्यू किसके लिए आई है? कैल्शियम +2 के लिए। तो जिस कैल्शियम +2 के लिए Z/E की वैल्यू ज़्यादा आई है उसकी रेडियस कम होगी, उसके बाद इसकी रेडियस। और आर्गन की बात करोगे, 18 इलेक्ट्रॉन भी हैं, 18 प्रोटॉन भी हैं, तो यहाँ पे Z/E की वैल्यू 1 आई है। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एटॉमिक आयनिक रेडाई शो करेगा कौन? आर्गन। हाँ बेटा, तो देखें यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आज के डेट के बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। देखें यहाँ पे बेटा, 2 एलिमेंट है हमारे पास, एक X है बच्चा और दूसरा Y है। हैव द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाया गया है। X को दिखाया गया है कुछ इस तरह से, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बॉन्डिंग के लिए। द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉन्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्डिंग के लिए 3s2, 2 इलेक्ट्रॉन ये कहीं भी दे सकता है जा करके, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। यहाँ पे देखिए y की वैल्यू 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। ये एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल जाए कहीं से तो ये बना लेगा 3p6, और p के पास अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए, मतलब अगर कभी भी रिएक्ट करेगा तो रिएक्ट तभी करेगा जब इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा हो, और ये रिएक्ट करेगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन अपने दे दे, ठीक है। तो ज़रा गौर से देखिए, X का वैलेंसी फैक्टर आ गया 2 और Y का कितना आ गया? 1 आ गया। तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा वो क्या होगा? X की वैल्यू 2 हो गई और Y की वैल्यू 1 हो गई। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? XY2। ये वाला नंबर इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे इसका सलूशन देखते हैं हम सभी लोग। देखिए, कह रहा है द फॉस्फेट ऑफ मेटल हैज़ द फार्मूला MpO4। मेटल है फॉस्फेट, द फार्मूला ऑफ इट्स नाइट्रेट। ज़रा गौर से देखना बेटा, MpO4 अगर इसे आप ब्रेक करोगे ना बच्चों तो ये बन जाएगा m⁻+3 + PO4 - 3, ऐसे बन जाएगा। जब आप मेटल फॉस्फेट को डिसोसिएट करोगे तो मेटल फॉस्फेट डिसोसिएट होने के बाद m⁻+3 और फॉस्फेट -3 में जाएगा। यानी मेटल के ऊपर चार्ज कितना है?
3 का चार्ज है। और जब नाइट्रेट की बात करते हो आप, नाइट्रेट HNO3, इसको अगर ब्रेक करोगे बच्चों तो ये H प्लस NO3 माइनस, नाइट्रेट पे 1 चार्ज होता है, मेटल पे कितने चार्ज आ रहे हैं 3, और नाइट्रेट पे 1 चार्ज होता है। तो जब, और ये है हमारा नाइट्रेट पे 1 चार्ज, मेटल पे 3 चार्ज, तो जब दोनों कंबाइंड होंगे तो कंबाइंड होने के बाद MnO3 का होल प्राइस। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन जो है आपके लिए है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज़ इलेक्ट्रोवैलेंट लिंकेज, जहाँ पर इलेक्ट्रोवैलेंट लिंकेज होता है। तो मैं पहले बता दूँ आप लोगों की जानकारी के लिए कि जब मैं पढ़ा रहा था तो भी बताया था मैंने, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को ही बोलते हैं हम आयनिक बॉन्ड। जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है उसी को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ओके, और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी जो खूबसूरती है वो ये है कि ये अपोजिट नेचर के एलिमेंट के बीच में बनता है। ठीक है, तो ज़रा गौर से देखो, यहाँ पे कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। लेकिन जब यहाँ पे गए आप मैग्नीशियम और ये क्लोरीन, ठीक है, तो मैग्नीशियम कहाँ का आ गया, सेकेंड ग्रुप का, और क्लोरीन 17 ग्रुप का है। क्लोरीन टॉप पे है और ये यहाँ पे है, तो यहाँ पे सबसे अच्छा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड के बीच बनेगा, क्योंकि मैग्नीशियम है मेटल और क्लोरीन है नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बन करके आएगा बच्चे, वो कैसा बॉन्ड होगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होगा। विच वन इज द लीस्ट आयोनिक इन द फॉलोइंग कंपाउंड, सबसे कम आयनिक कौन होगा। तो मैं पहले बता दूं आपको, आयनिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोवैलेंट कैरेक्टर। ठीक है, और कोवैलेंट कैरेक्टर अगर ज़्यादा आपको चाहिए होता है तो उस केस में आपका जो एनायन है वो बड़ा होना चाहिए, कैटायन छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एनायन और कैटायन वाली बात करेंगे तो एनायन बड़ा होना चाहिए और कैटायन क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। और उसके बाद एक और मैंने बात बताई थी कि एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि ऐसी गैस या ऐसे एलिमेंट जिनका कॉन्फ़िगरेशन स्यूडो नोबल गैस के जैसा है, ठीक है, उनके पास आयनिक कैरेक्टर या कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। और उसमें पहला ही मैंने बताया था आपको Ag+, Hg+2, इन सभी लोगों का कॉन्फ़िगरेशन होता है स्यूडो नोबल गैस, यानी NS2 NP6 और ND10। इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन को हम बोलते हैं स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और वो एलिमेंट जो स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं उनका आयनिक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर किसका हो गया बच्चों, AgCl का। क्वेश्चन है, डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस इज हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन इज 1.5 dBi। 1.5 dBi, dBi is a unit of dipole moment। 1.5 dBi, the dipole moment of this element। ओके, ज़रा गौर से देखो, इसको अगर पीछे की ओर बढ़ाओगे ऐसे और इसको पीछे की ओर बढ़ाओगे ऐसे, तो इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 120। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बच्चे, 120। और अगर दो सेम एलिमेंट 120 पे लगे हैं तो उनका रिजल्टेंट भी वही आता है। तो x और x का रिजल्टेंट x आया और ये x पहले से था, इस x ने इस x को कैंसिल किया, बचा एक x, यानी ये जो एलिमेंट है और ये जो एलिमेंट है इसमें इन दोनों का x आया, उस x से ये x कट गया, एक x पहले से था, तो हमारे पास अभी भी वही कंपाउंड बच गया जो आपके पास था। तो इसका डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, 1.5 dBi। अगेन इसका भी डाइपोल मोमेंट जो हो जाएगा बच्चों 1.5 dBi हो जाएगा। ये हो गया। इसके बाद आप सभी लोग जो है आराम से क्वेश्चन करिएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के, MOT के, वहाँ से बॉन्ड ऑर्डर के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर के जितने भी क्वेश्चन कर सकते हैं करिए, और उसके बाद जो है मुझे मोबाइल पे जो है आप व्हाट्सअप कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन मेरा फंसा हुआ है, ये नहीं आ रहा है, तो मैं करके भेज दूँगा। तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा समय हो सकता है आप लगाइए डाइपोल मोमेंट पे, और डाइपोल मोमेंट के बाद समय लगाइए किसके ऊपर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे। और एक और थ्योरी है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, उसके भी क्वेश्चन करिए। तो इनके क्वेश्चन करिए और करके मुझे व्हाट्सअप कीजिए। ओके, थैंक यू।